आज प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब प्राचीन भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इसे हमें 3 हिस्सों में पढ़ना पड़ता है। एक हिस्सा है इसका प्रागैतिहासिक, एक हिस्सा है इसका आद्य ऐतिहासिक और एक हिस्सा होता है ऐतिहासिक, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। 3 हिस्सों में हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जब पाषाण काल का भी कहते हैं इसको, जब इंसान जो है एक आदिमानव के रूप में जंगलों में रहता था, पत्थरों का प्रयोग करता था। और इस पाषाण काल को फिर हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, पुरा पाषाण या निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, है ना, प्री स्टोन, मिडिल स्टोन और पोस्ट स्टोन। तो ये पूरा प्रागैतिहासिक कौन सा काल हो जाता है? पाषाण काल। ये 3000 BC से पहले माना जाता है, ये 3000 ईसा पूर्व से पहले। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो प्रागैतिहासिक तो अलग ही है। स्टेट की जो परीक्षाएं होती हैं अधिकतर उनमें आद्य ऐतिहासिक से पूछा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक में कौन सा आता है ना। अभी प्रागैतिहासिक में तो हमें पता लग गया कि पाषाण वाला आता है सारा। प्राग मैंने पहले इतिहास से पहले का काल है, उसे प्रमाणिक इतिहास नहीं माना जाता है, ध्यान में रखना है। अब आद्य ऐतिहासिक में आती है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा समय जब इंसान ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था, जब वो जंगलों से निकल के जब वो अब कृषि करने लगा था, थोड़ा लिखना पढ़ना भी सीख गया था। जैसे कि हम उत्तर वैदिक काल तक देखेंगे तो इसने लिखना पढ़ना और लिपियाँ वगैरह सीख ली थी। वेद पुराणों की रचना भी इसी आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है। प्रमाणिक इतिहास नहीं है, तथ्यों, तिथि और समय पर आधारित, लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथ वगैरह की रचना यहाँ पर हुई है। तो 2 सभ्यताएं हमारी, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं कौन से काल में आएंगी? आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। जो समय है इसका ये 3000 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व के आसपास तक रहता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का काल 1500 तक, 3000 से 1500 के आसपास माना जाता है। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 से 600 मानी जाती है। पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक दोनों मिला के 1500 से 600। तो यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 2 सभ्यताएं जो हैं इसके अंदर आती हैं, एक वैदिक सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तो मोटा मोटी हमने थोड़ा समझा कि प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में आती है? ध्यान में रखना है, आद्य ऐतिहासिक में आती है ना, ये ध्यान रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, यहाँ पर समझने के लिए देखो छोटे छोटे शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। सवाल तभी सही हो सकते हैं और याद तभी होगा, रटने से याद नहीं होगा जब तक हम बात को समझेंगे नहीं। सभ्यता क्या चीज़ होती है? तो सभ्यता ध्यान में रखना है कि जब लंबे समय तक इंसान जो है अपने जीवन में विकास करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, तो उसकी एक जीवन पद्धति बन जाती है, उसका एक रहने का तरीका हो जाता है ना। सभ्यता तो हम उसको सभ्यता कहेंगे कि वो रहते कैसे थे। अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि उनका रहन सहन कैसा था, किस किस तरह के घर में रहते थे, उनका नगर नियोजन कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हम इस सभ्यताओं को देखते हैं। कई और भी सभ्यताएं हुई हैं विश्व में, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उनके साथ इसकी तुलना भी होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें कि सभ्यता मतलब एक जीवन पद्धति, एक जीवन जीने का तरीका उनका कितना विकसित था, कैसा था, उसी को देखा जाता है, उसी पर सवाल पूछे जाते हैं। तो लगभग सिंधु सभ्यता की बात करें तो काफ़ी 3000 या 2700 के आसपास, अभी इसका कालक्रम भी हम आगे देखेंगे। तो 3000 ईसा पूर्व आप मान लो, 3000 ईसा पूर्व ये लगभग, तो 3000 ईसा पूर्व मतलब ये तो ईस्वी से पहले है, फिर 2000 हम ऊपर भी आ गए, तो आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। ये तो एक तो ये समझने वाली बात कि सिंधु सभ्यता का काल लगभग आज से 5000 साल पुरानी बात है ये। उस समय इतनी विकसित सभ्यता हमारे देश में विकसित हो चुकी थी। हमारे क्षेत्र में पंजाब और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है, इसमें हमारा राजस्थान है, गुजरात है। तो एक विकसित सभ्यता उस समय भी आज से लगभग 5000 साल पहले इतनी अच्छी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जिसमें कि इतना अच्छा नगर निर्माण था, है ना, स्विमिंग पूल, स्नानागार बने हुए थे,
योगी वगैरह और स्वास्तिक के निशान और सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और अब ये तय हो गया है कि लगभग इतिहासकारों ने ये तय कर दिया है, या ये खोज से ये स्पष्ट हो गया है कि जो ये सिंधु सभ्यता थी, ये यही बाद में कौन सी सभ्यता बनी, वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक और सिंधु सभ्यता एक ही थी। अब ये लगभग स्पष्ट हो चुका है खोजों में और रिसर्चों में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मतलब समझ बनानी है, समझ बनाने से ही स्पष्टता आएगी, तभी गलतियां कम होंगी, सवाल आपके सही होंगे। तो सभ्यता आपकी समझ में आ गया कि सभ्यता एक ऐसी जीवन की का विकास क्रम है हमारा, ऐसे जीवन का एक प्रबंधन जो हमने सीख लिया है इतने सालों में जीते जीते, जो ज्ञान अपने ज्ञान के विकास से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो सभ्यता हो जाती हैं। जिसमें नगर निर्माण आ गया कि हम कैसे प्लानिंग से हम घर बना रहे हैं और कैसे हमारी पानी का निकास है। सिंधु सभ्यता की दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक इसका एक इसका पानी का निकास है ना, या जल निकास कह सकते हैं, और एक इसका नगर निर्माण, जो ग्रिड सिस्टम पर, जो जाल सिस्टम पर 90 डिग्री पर इसकी जो गलियां होती थी वो कटा करती थी। तो ये चीज़ें इसकी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं, एक इसका जल निकास और इसका नगर निर्माण। तो ऐसी एक विकसित सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले। अब इसके बारे में ये ध्यान में रखना कि एक तो प्राचीनतम सभ्यता है ये। खोज सबसे पहले किसने ढूंढा था, तो ध्यान रखना कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसको देखा, सबसे पहले इसकी खोज की। सबसे पहला सर्वे सिंधु सभ्यता का किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 2 बार किया इन्होंने, 1853 में भी किया, 1856 में भी कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया था। अब ढूंढी कैसे गई, 1856 में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच में, उस समय भारत में ही था सब कुछ। तो ईंटें मिली थी, ध्यान में रखना, हड़प्पा से कुछ ईंटें मिली जब रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी। तो ये इसकी खोज का रास्ता निकला, या इससे ये खोज का कारण हुआ इसका। फिर पुरातत्व विभाग की शुरुआत की गई भारत में, और पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है, ध्यान में रखना, 1861 में। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI कहते हैं इसे, भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1851 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय लॉर्ड केनिंग था, ध्यान में रखना, जो पहला वायसराय है। लॉर्ड केनिंग ने जो है के समय, और अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक माना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसका जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उस समय जब 1921 की बात, अब ये तो इसके पहले निदेशक मान सकते हो अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन जॉन मार्शल थे जब 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई, तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसके निदेशक कौन थे, जॉन मार्शल, ध्यान में रखना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी, जॉन मार्शल ने करवाई थी। ये उस समय निदेशक थे पुरातत्व विभाग के। और हड़प्पा में इन्होंने, हड़प्पा में किसको लगाया था, तो हड़प्पा की खोज की थी, या हड़प्पा का जो उत्खनन का कार्य किया था, ये दयाराम साहनी ने किया था। अभी हम आगे देखेंगे। तो दयाराम हड़प्पा, ध्यान में रखना, सबसे पहले ढूंढा गया हड़प्पा 1921 में। खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, इसमें दयाराम साहनी ने किया। बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला जो जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी। अब 1922 में, 1921 में तो हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, सिंध प्रांत में है ये, और राखलदास बनर्जी ने इसको ढूंढा। घोषणा किसने करी सिंधु सभ्यता की खोज की, देखो पहले अंग्रेजों ने शुरू में माना नहीं इसको, क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारी रोम की सभ्यता बहुत पुरानी है। लेकिन बाद में जॉन मार्शल ने जब पूरे ही इसका जो कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया, तब पता लगा कि वास्तव में तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो सिंधु सभ्यता की घोषणा किसने की थी, जॉन मार्शल ने की थी। आर्कियोलॉजिकल उसमें पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे।
और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानी कहा है पिगट ने। इतिहासकार पिगट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या थी, जुड़वां राजधानी अभी इनको कहा गया है। ये प्रमुख सिंधु स्थल हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। विस्तार कितना है, ध्यान में रखना है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बन जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, एक तो ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है ये, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अब लगभग ध्यान में रखना है कि अब 16 लाख के आसपास भी कई जगह लिखा जा रहा है, तो ध्यान रखना है कि इससे बढ़ेगा ही। अगर 13 ऑप्शन में ना हो, ज़्यादा हो, तो 16 लाख के आसपास पहुंच गया है ये। कितने देशों में फैली हुई थी सभ्यता, तो आज के हिसाब से 3 देशों में सिंधु सभ्यता फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना, और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना, कई नाम है, एक लाइन में आप इनको लिख सकते हो, जितने भी नाम है। हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, एक और नाम दिया जाता है इसको प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम क्या नाम दिया जाता है इसका, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है इसको, प्रथम नगरीय सभ्यता, है ना। कपासीय सभ्यता, पहली बार कपास की खोज इसी सभ्यता में हुई थी, बाकी सिंधु घाटी तो कहा ही जाता। तो कई सभ्यता, कई नाम भी इसके दिए जाते हैं। अब इसके एक महत्वपूर्ण चीज़ और पूछी जाती है कि इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु। तो मांडा ध्यान में रखना सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे हमारा नदन जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, मांडा है। मांडा कहाँ पर है, कश्मीर में, सबसे उत्तर का बिंदु कश्मीर में है इसका। आलमगीर यूपी, ये मेरठ के आसपास कोई जगह है, तो यूपी आलमगीर क्या है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट। दैमाबाद क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, ध्यान में रखना। दैमाबाद महाराष्ट्र, अंतिम बिंदु प्रवरा नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी के किनारे ये वाला है, चिनाब नदी के किनारे ये मांडा वाला है। सुद कांगीडोरे बलोचिस्तान पाकिस्तान में है, ये सबसे वेस्टर्न या सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों बिंदु यहाँ पर आपको दिख गए हैं। अब ध्यान में रखना कि इसका काल निर्धारण कैसे किया गया है, तो कार्बन डेटिंग से। कोई भी पुरानी चीज़ है, कोई भी फॉसिल्स होता है, कोई भी जीवाश्म होता है, उसकी आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। ध्यान में रखना, एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि जीवाश्मों का पता कैसे लगाते हैं हम, कार्बन डेटिंग से लगाते हैं। कार्बन डेटिंग में कौन सा तत्व यूज किया जाता है, कार्बन C14 का यूज किया जाता है। एक सवाल और आ जाता है यहाँ पर कि चट्टानों का पता, चट्टानों की आयु का पता कैसे लगाएंगे, तो चट्टानों की आयु का पता हम रेडियो एक्टिव विधि से, या इसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, या 236 से, ध्यान में रखना। तो यूरेनियम का प्रयोग हम करते हैं रेडियो कार्बन विधि से, है ना। तो वो उसके लिए अलग विधि प्रयोग होती है जब चट्टानें बहुत पुरानी होती हैं, तो वहाँ पर हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं उस चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। और फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, है ना, जीवाश्म में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, वनस्पतियों की भी अंश हो सकते हैं और जीव जंतुओं के भी हो सकते हैं। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि का यूज करते हैं, ध्यान में रखना। अब कार्बन डेटिंग के हिसाब से सिंधु सभ्यता का काल कितना है, तो जो नई वाली एनसीईआरटी है थोड़ा सा इसका ज़्यादा ध्यान रखना, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करती है। अब प्रमुख स्थल कौन से हैं, स्थलों के लिए थोड़ा सा एक नया अलग एक संक्षिप्त नोट और है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है इसमें बना बनाया है, ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी थोड़ा सा जानकारियाँ ज़्यादा थी। तो सबसे पहला स्थल आपको दिखेगा यहाँ पर, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो ध्यान में रखना, ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में भी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान इस तरह के
प्रांत हैं, जैसे हमारे यहाँ भी पंजाब है तो पाकिस्तान में भी एक स्टेट है इनका पंजाब। तो अब सवाल यहाँ से काफ़ी आते हैं कि साहब मोहनजोदड़ो में कौन सा क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो जो स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ध्यान में रखना। और सिंधी भाषा में इस शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब यहाँ पर जलाया जाता है, ध्यान में रखना, शवों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, सिंध प्रांत है, तो जलाया जाता है। तो उससे अब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए कुछ अपने ट्रिक भी बना सकते हो। तो राख जलाई जाने से हमें क्या मिलेगी? राख मिलेगी। तो खोज किसने की इसकी? राखलदास ने की, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो आपको पता होना चाहिए मृतकों का टीला, मरने से जलाया गया, जलने के बाद क्या निकली? राख। तो राखलदास बनर्जी ने कब खोज की इसकी? 1922 में। हड़प्पा इससे पहले खोज लिया गया था 1921 में, लेकिन राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज कब की? 1922 में। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ध्यान में रखना है। सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत है, सिंधु नदी के किनारे है। और सिंध का नखलिस्तान बाग भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो का एक नाम क्या दिया जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग। और विकसित जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की दो विशेषताओं, नगर निर्माण और जल निकास प्रणाली, दो प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी। तो जल निकास प्रणाली काफ़ी प्रसिद्ध है, कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। और क्या क्या मिला है? विशाल स्नान अन्नागार मिला है। अन्नागार मैंने ग्रेन स्टोर, जैसे कि गोदाम कह सकते हैं इसे, अनाज का। तो ये ग्रेन स्टोर मिला है यहाँ से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी है, ध्यान में रखना। यहाँ पर दो सवाल बनेंगे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? विशाल अन्नागार, स्नानागार नहीं है, अन्नागार। इसमें क्या? अन्न के लिए स्टोर, यानी कि ग्रेन स्टोर जैसे गोदाम होते हैं। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति बोले तो जो लोथल का बंदरगाह है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो कीर्ति है, सबसे बड़ी कीर्ति। मतलब बहुत बड़ा मैदान सा बना रखा है और वहाँ पर नाव वाव खड़ी होती थी, तो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात करेगा जब ये, तो तब हमें ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी इमारत जो है सिंधु सभ्यता की, ये है विशाल अन्नागार। और ये सब मोहनजोदड़ो वहीं है, राखलदास बनर्जी, ये सब जो है मोहनजोदड़ो के बारे में ही है पूरा। एक स्नानागार भी है यहाँ पर, बृहद स्नानागार भी बनाया गया है। कांस्य की मूर्ति नर्तकी की, है ना, ये नटराज की मूर्ति जैसी आजकल की नटराज की मूर्ति होती है जैसे, तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, है ना, नर्तकी मिली है यहाँ से। पशुपतिनाथ जो है शिव की मूर्ति या योगी की मूर्ति भी कहा जाता है। जो ये पशुपतिनाथ आपने किताबों में चित्र बना हुआ देखा होगा, है ना, एक बस सिर दिखाई देता है और आंख बंद करे हुए, तो ये पशुपतिनाथ माने जाते हैं। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो हिंदू सभ्यता के जो भी निशान हैं अधिकतर यहाँ से मिलते हैं, जैसे योगी पशुपतिनाथ हो गए। पशुपतिनाथ भगवान शंकर को ही कहा जाता है। और चारों ओर इसके हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विद्यमान है। ध्यान में रखना, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता से, 4 जानवर इसके चारों तरफ हैं, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, बाकी और कुछ नहीं है। ध्यान में रखना, इन चारों के नाम भी हमें थोड़ा ध्यान में रखने हैं। एक सींगी पशुओं वाली मुद्राएं यहाँ से मिली है। मुद्रा मैंने करेंसी, कोई सिक्के, तो एक श्रृंगी वाली मुद्राएं भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो को सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करनी है इसको। अब इसके बाद जो दूसरा स्थान आएगा हमारे पास में, ये है वही हड़प्पा दयाराम साहनी वाला। तो ध्यान में रखना है कि इसको याद करने के लिए ध्यान में रखना है कि जो था दफनाया जाता था, सबों को यहाँ पर दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता। तो ध्यान रखना कि जो हिंदू कल्चर है उसके करीब है मोहनजोदड़ो। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, वहाँ योगी भी मिला है, वहाँ जो है उस नर्तक की भी मूर्ति मिली है। अब हड़प्पा की विशेषता क्या है? सबसे पहले किसको खोजा गया? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम। और यहाँ क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो दफनाया गया से ध्यान रखना दयाराम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब रावी नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है, त्रिभुजाकार है इसका।
नगर इसके आयताकार हैं, ध्यान रखना, नगर इसके आयताकार हैं। और ग्रिड पूर्ण विकसित नगर हैं, सबसे अच्छे नगर इसी के हैं, पूर्ण विकसित नगर हैं इसके। और ईंटों का निर्माण ईंटों से ही हुआ है। और सर्वप्रथम कपास का उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इसको कपासीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कपास इसी की देन माना जाता है, सिंधु सभ्यता की देन है कपास, ध्यान में रख। तो घरों का निर्माण बहुत अच्छे ईंटों से हुआ है, पूर्ण विकसित सभ्यता। सेल खड़ी से मुद्राएं बनी हुई हैं, मुद्राएं कैसे बनी हुई हैं? सेल खड़ी से। सेल खड़ी मैंने जो चौक टाइप का या चूना पत्थर जिसे कह सकते हो, सबों को दफनाया जाता था, ये आपको पता ही है। और क्या क्या मिला है? कपास का उत्पादन सबसे पहले। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, 4 भागों में समाज बंटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। और क्या क्या मिला हुआ है? लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांसे की गाड़ी मिली है, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सवाल ये आ सकता है कि कांसे के अवशेष या कांसे का प्रमाण सबसे पहले कहाँ पर मिला? ध्यान रखना, हड़प्पा, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इस सभ्यता को कहा जाता है। गरुड़ की चित्रित मुद्राएं, मुद्राएं मैंने करेंसी पे किसका सिंबल है? गरुड़ का। ब्रॉन्ज का दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है यहाँ पर। शंख का बैल बना हुआ मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है। चांदी की उपलब्धता सबसे पहले, ध्यान में रखना, कांसे की उपलब्धता यहीं से है, चांदी की उपलब्धता सबसे पहले यहीं से है। और लोहे के साक्ष्य भी, जितने भी धातुएं हैं ध्यान में रखना, सब हड़प्पा से इनके साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ पर आयात भी होता था चांदी, सोने, उसका, तांबे का। पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है, बिल्ली कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, जैसे कालीबंगन में हमने देखा था ना कि जुते हुए खेत के निशान, अभी राजस्थान में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते के निशान मिले हैं, कांसे की गाड़ी मिली है, दोबारा आ गया। और कुछ सौंदर्य प्रसाधन, ध्यान में रखना, सॉरी ये इसका आ गया, अंधोड़ों का आ गया है, तो ये ध्यान में रखना, ये इतना, इसको थोड़ा अलग करते समय ध्यान रखना है आपने। ये जो है ये हड़प्पा का है, ये हड़प्पा का ऊपर ये लिखा हुआ है इधर, इतना। अब अगला जो सिंधु घाटी का स्थान है ये चनोदड़ो है। चनोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे है चनोदड़ो भी। गोपाल मजूमदार ने 1931 में जो है इसकी खोज की थी चनोदड़ो की। मनके बनाने के कारखाने, मनके कह सकते हो कि जैसे मोती होते हैं या उसके कुछ कटिंग वगैरह करने का जो काम था, ये मनके बनाने के कारखाने भी जो थे चनोदड़ो में होते थे। वक्राकार ईंटें बनी हुई हैं, एक तो सीधी ईंटें होती हैं, एक थोड़ा कर्व टाइप में होती हैं वक्राकार, तो वक्राकार ईंटें बनी हुई हैं। घड़ियाल, जो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल का यहाँ पर अंकन मिला हुआ है। और बिल्ली कुत्ते के पैरों के निशान, ध्यान रखना, जुते हुए खेत कालीबंगन और बिल्ली कुत्ते के, ये इसमें चनोदड़ो में है, ध्यान में रखना, ये हड़प्पा इससे अलग है। काजल लिपेट, सौंदर्य प्रसाधन, ध्यान में रखना, सौंदर्य प्रसाधन जो है चनोदड़ो से मिला हुआ है। ये आपको दूसरे नोट में भी और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उदाहरण ज़्यादा है। अब सुतकांगेडोर, एक नया और सिंधु स्थल है सुतकांगेडोर, ये भी मकराना के पास है पाकिस्तान में। R.L. एटाइन ने इसकी खोज की थी। और सबसे पश्चिमी स्थल है ये, ध्यान में रखना है। और सुतकांगेडोर एक बंदरगाह, जैसे लोथल भारत में बंदरगाह था, ध्यान में रखना, अभी हम लोथल पढ़ेंगे गुजरात में, ये बंदरगाह भारत में था। तो सुतकांगेडोर जो बंदरगाह है ये कहाँ पर था? ये पाकिस्तान में था। घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कोई नई चीज़ है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में एक बंदरगाह भी है, ये सुतकांगेडोर में है। अब राजस्थान आते हैं, राजस्थान घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन, कई बार पूछा गया है क्योंकि सिंधु घाटी का स्थल है ये। तो कालीबंगन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, घग्गर नदी के किनारे है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ये हमारे भारत का प्रमुख स्थल है, कालीबंगन का है राजस्थान। तो पाकिस्तान के स्थल अलग हैं और भारत के स्थल हमारे कालीबंगन, इसमें की जो है चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और अग्नि के हवन कुंड मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और
अलमानंद घोष और ब्रजवासी इसके उत्खनन करता है। तो ये जुते हुए खेस के साक्ष्य एक बार पूछा भी गया है, ध्यान में रखना है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगन। और किले से किला जो है घिरा हुआ किला भी यहाँ पर एक मिला है। युग्म समाधियाँ, युग्म मैंने होता है जोड़े में, यानी कि दो दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है, युग्म की समाधियाँ भी। अब गुजरात में एक सैंधव स्थल मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण है, गुजरात में ध्यान रखना है। लोथल, ये जो लोथल गुजरात में है। गुजरात का ये सिंधु सभ्यता का एक तो बंदरगाह क्षेत्र है, सबसे बड़ा बंदरगाह है ये सिंधु सभ्यता में, प्रमुख बंदरगाह है ये। बंदरगाह नगर भी कहा गया है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर, जहाँ से व्यापार होता था विदेशों का। तो विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1957 में। अहमदाबाद के पास में है, भोगवा नदी के किनारे है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ मैंने हवन के कुंड मिले हुए हैं, ध्यान में रखना। चावल बाजरे के दो मुहे राक्षस का अंकन है, चावल बाजरे के निशान भी हैं। घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं, ध्यान में रखना है। गोदीबाड़ा, ये गोदीबाड़ा जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति है, सबसे बड़ी कीर्ति, ये सबसे बड़ी रचना भी लिख सकते हो आप, ये ध्यान में रखना। गोदीबाड़ा सबसे बड़ी कीर्ति, मतलब लंबाई चौड़ाई सबसे बड़ी है। वैसे तो बिल्डिंग हमने मोहनजोदड़ो में देखी थी, लेकिन सबसे बड़ी कीर्ति है ये। सबसे बड़ा पोत निर्माण केंद्र भी था। कई बार ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में पोत निर्माण केंद्र कहाँ था, तो ध्यान रखना कि गोदीबाड़ा में था। नावों से समुद्री व्यापार होता था यहाँ पर। यह समुद्री व्यापार का केंद्र कौन था? समुद्री व्यापार हेतु बंदरगाह कहाँ पर था, बंदरगाह नगर कहाँ पर था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है लोथल। पूरे हाथी के दांत, लोमड़ी वगैरह के चिन्ह भी मिले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रंगपुर है। रंगपुर जो है अहमदाबाद के पास में है ये भी, और मादर नदी है कोई, और कच्ची ईंटें और धान की जो है भूस वगैरह मिला हुआ है यहाँ पर। तो जो ऊपर के हैं महत्वपूर्ण, थोड़ा बहुत नाम तो इनके भी याद रखने हैं आपको, जैसे सुरकोटदा है गुजरात में है, और घोड़े के अस्थिपंजर वगैरह मिले हैं। घोड़ा वैसे बहुत कम मिला है, एक आध जगह पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। और सरस्वती नदी के किनारे जो अभी विलुप्त मानी जाती है, सरस्वती नदी के किनारे ये जगह मानी जाती है। तो ये प्रमुख है। हरियाणा में एक दो स्थल और हैं, बाकी जो ऊपर के स्थल हैं सबसे पहले हमें उनको ध्यान में देना है। ये तो थोड़ा बहुत बाद की चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे लोथल तक ऊपर से पूरा। हरियाणा में एक राखीगढ़ी है और एक बनावली है। तो राखीगढ़ी में थोड़ा सा ये घग्गर नदी के किनारे है, थोड़ा में ये बहुत ही ध्यान में रखना है आपको। स्थिति तो पता होनी चाहिए। और हरियाणा में ही कॉपर के कुछ उपकरण और हड़प्पा की लिपियुक्त मुद्राएं मिली हैं यहाँ पर। बनावली जो हरियाणा है, घोड़े के पहियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे जुते हुए साक्ष्य कालीबंगन में मिले हैं जुते हुए खेत के, ऐसे ही सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य। ये ध्यान में रखना, बनावली है कोई जगह हरियाणा। रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की है सरस्वती नदी के किनारे। मिट्टी का हल मिला है, ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मिट्टी का हल, ये बनावली वहाँ से मिला। और जौ के साक्ष्य एकमात्र कहाँ से मिले हैं? बनावली से। तो ये काफ़ी हैं, इतना अगर आप देख लेते हैं। बाकी ये कुछ पाकिस्तान वगैरह के नगर हैं, इतना इसका वो नहीं है। मांडा वगैरह थोड़ा याद रखना, ये सबसे पूर्वी है इसलिए पूछा जा सकता है। मांडा जो है जम्मू में है, सबसे उत्तरी नगर माना जाता है सिंधु सभ्यता का, चिनाब नदी के किनारे है। हड्डी के बाणाग्र मिले हैं, बाणाग्र मैंने बाण के आगे लगाए जाने वाला कोई उपकरण। आलमगीरपुर मेरठ है, ये सबसे पूर्वी स्थल है, और मृत भांडों पर चित्रकारी यहाँ से मिलती है। रोपड़ पंजाब से भी मिला है। तो ये पंजाब प्रांतों के नाम जरूर याद रखना है, ऊपर से नीचे तक कितने प्रांतों में सिंधु सभ्यता फैली हुई है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान आपको रखना है। मानव सभ्यता के रोपड़ में जो है कुछ इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, और कुछ इसमें ये सतलुज नदी के किनारे, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रोपड़ पंजाब में जो है सतलुज नदी के किनारे ये मिला हुआ है।
बाकी विशेषताओं पर विशेष प्रश्न आपके बनेंगे कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं का ध्यान में रखना है कि इसमें जो है एक तो आद्य ऐतिहासिक कालीन है, ये अभी हमने देख लिया आद्य ऐतिहासिक काल बोलते किसको हैं। उसके बाद लिपि कैसी है, लिपि ध्यान में रखना है। लिपि थी यहाँ पर, अभी तक अपठित है, अभी पढ़ी नहीं गई है ये लिपि, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है ये? भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्रों के द्वारा लिखी गई है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में हम जो इमोजी वगैरह भेजते हैं उस तरह की चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चित्रों द्वारा भावनाओं को समझाया जाना, ऐसे बोल सकते हो, भाव चित्रात्मक लिपि थी। पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसकी विशेषता ही नगरीय सभ्यता थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, है ना। ग्रिड मैंने जाल होता है, ध्यान में रखना। कैसी नगरीय सभ्यता थी? ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। घरों में नगरों का विन्यास ग्रिड सिस्टम ही आ गया। प्रमुख फसलें गेहूं जो थी, ध्यान में रखना है। और 16 इकाइयों में मापन होता था इसका, मापन की 16 इकाइयाँ थी अलग अलग, जैसे कि कोई इकाई लिक्विड को नापने की, कोई लंबाई को नापने की, ऐसी 16 यूनिट्स का ये प्रयोग करते थे। त्रिभुजाकार थी सभ्यता का विस्तार। नगर नियोजन इसका आयताकार था। नगर नियोजन मैंने जब भी शहर बनते थे तो ग्रिड सिस्टम ऐसे ही बनते थे, आयताकार बनते। यातायात हेतु तो पहिया गाड़ियाँ, 4 पहिया गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, भैंसा गाड़ियाँ इस तरह से चलती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिलेखों को मेलूहा नाम से वर्णित है। सिंधु सभ्यता का नाम क्या है? मेलूहा, ध्यान में रखना। और सभ्यताओं में से किस नाम से जाना गया है? मेलूहा। शासन वर्णिक वर्ग के द्वारा चलता था। पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना गया है। ये उर्वरता की देवी भी जो है हड़प्पा से एक चित्र मिला है जहाँ पर कि एक वृक्ष निकलता हुआ दिख रहा है पेट से, ऐसा कुछ है ना। तो पृथ्वी को एक उर्वरता की देवी माना गया है। मातृमूलक परिवार था, ध्यान में रखना। वंश किसके नाम पे चलता था? माता के नाम, है ना। मातृमूलक परिवार चलता था इस समय। मातृ देवी की उपासना होती थी। सूती वस्त्रों का प्रयोग, सूती ऊनी 2 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। और मिट्टी में पके हुए जो बर्तन या चीज़ें होती थी वो टेराकोटा कहा जाता है। तो ये इसमें ध्यान रखें, टेराकोटा का प्रयोग भी यहाँ पर होता था। कपासीय खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। और सिंडन कहते थे यूनान के निवासी। यूनान में वही यूरोप। कपास की खेती के प्रमाण चावल के साग से लोथल और रंगपुर से। बाजरे की खेती सौराष्ट्र, गुजरात यहाँ से हुई है। हल का प्रयोग करते थे, हल के खिलौने के रूप में, और कई तरहों से हल मिला है। कौन कौन से जानवर थे? तो लगभग ये सभी जानवर, इसमें सभी जानवर ये दिख रहे हैं। बाकी चित्र गाय के कम मिले हैं। ध्यान में रखना कि गाय, जैसे कि बाद में जैसे वैदिक काल में है गाय को प्रमुख माना जाता था, तो ऐसे गाय के चित्र कम मिले हैं इसमें। कांसे, तांबे, टिन आदि की धातुओं के प्रमाण हैं। सिंधु की लिपि को पहला प्रयास जो है, ध्यान में रखना कि लिपि भाव चित्रात्मक है, अभी भी नहीं पढ़ी गई है, लेकिन प्रयास किसने किया था? ए.एल. वैडल ने पहला प्रयास किया था सिंधु लिपि को पढ़ने का। और अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले लिखा था इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम। बाकी सबों को जो है सिर उत्तर, पैर दक्षिण की ओर करके रखा जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे समझने के लिए कि सभ्यता क्या होती है, कैसे ये काम करती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है और समझ करके पढ़ना इसको आवश्यक है।